चैप्टर 1 का पार्ट 1 द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। जो सबसे पहला नेशनलिज्म का फीलिंग था वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से आया था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन हम सभी जानते हैं 1789 में हुआ था, जिसमें पावर्स को मोनार्की से फ्रांस के जनरल सिटीजन के पास ट्रांसफ़र कर दिया गया था। इस तरीके से फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद फ्रांस में एक कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल चेंज आया था, जिसमें जनता बहुत ज़्यादा खुश थे। फ्रांस के जनरल सिटीजन कई सारे काम किए फ्रांस में, जिससे कि उनमें एक कॉमन कलेक्टिव नेशनलिज्म की भावना आ सके। इन्होंने इसमें आइडिया ऑफ ला पैट्री मतलब फादरलैंड को लाया। उसके बाद सिटियोन मतलब सिटीजन्स के बारे में सोचा और उसको भी कुछ राइट्स दिए, और वहाँ की जनरल सिटीजन्स भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो होता है उसका एंजॉयमेंट ले पा रहे थे। नया ट्राई कलर फ्लैग को लॉन्च किया गया। जो उसके नेशनल असेंबली थे उसको रीनेम्ड किया गया, मतलब उसको फिर से दोबारा नाम रखा गया। नए हिम्स गाए गए। जो शहीद थे उसको सेलिब्रेशन के लिए या फिर उसको दुखी मनाने के लिए लोग आपस में ओथ लिए। टेरिटरी में रहने वाले जितने सारे लोग थे सबके लिए इक्वल लॉ लाया गया। कई सारे तरीके का टैक्स थे, कस्टम ड्यूटीज थे, ड्यूज थे, उसको हटा दिए गए। एक या दो वेट मेजर सिस्टम लाया गया। कई सारे रीजनल लैंग्वेज थे उसको हटा दिए गए। सिर्फ एक या दो लैंग्वेज को रहने दिया गया। लैंग्वेज में सबसे अच्छा लैंग्वेज फ्रेंच को माना। जितने सारे लोग नेशन स्टेट को सपोर्ट करते थे या उसमें विश्वास करते थे उसको सपोर्ट किया गया। जिन लोगों को डेस्पोटिज्म में विश्वास था उसको वहाँ से भगाने की कोशिश किया गया। जैसे ही ये सब बातें फ्रांस के सिटीज में पहुँचना शुरू हो गए, तब जाके जैकोबिन क्लब का बनना स्टार्ट हो गया। जहाँ जहाँ पर फ्रेंच के आर्मी जा रहे थे, जैसे कि हॉलैंड में, बेल्जियम में, स्विट्जरलैंड में, इटली में, वहाँ पर ये अपने आइडिया को प्रमोट कर रहे थे। इसका मतलब फ्रेंच आर्मी अपने आइडिया को यूरोप के अंदर ही विदेशों में भी बहुत ज़्यादा प्रमोट किया। इस तरीके से नेपोलियन ने अपने फ्रांस के अलावा जितने सारे एरिया पे उसके कब्जा थे सब में एक ह्यूज चेंज लाया था, जिससे लोगों की मनोदशा सुधरे। मोनार्की की ओर रिटर्न होते हुए नेपोलियन बोनापार्ट ने डेमोक्रेसी को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। उन्होंने जो वहाँ पर एक सिविल कोड था उसको नेपोलियन कोड में चेंज कर लिया, जिसको नेपोलियन कोड 1804 बोला गया। इस कोड में इन्होंने 3 काम किए। जो बर्थ से प्रिविलेजेस थे उसको हटा दिए गए। राइट टू इक्वलिटी को लाया गया। इसके अलावा राइट टू प्रॉपर्टी को सिक्योर कर दिया उन्होंने। ये नेपोलियन कोड उन सारे इलाकों में लागू हुआ जहाँ पर नेपोलियन बोनापार्ट का शासन था, सत्ता था। इसलिए इस कोड को स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी में लाया गया। और उन्होंने क्या किया, जो इसका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था इसको पूरी तरीके से सिंप्लीफाइड कर लिया था। इसके अलावा फेडरल सिस्टम को हटा दिया इन्होंने। पीजेंट्स, सर्वडम, मोनार्कियल ड्यूज, इस सारी चीज़ों को हटा दिया। गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव कर दिया। इन्होंने ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम में सुधार करी। इसके अलावा जो आर्टिसंस थे, पीजेंट्स थे, वर्कर्स थे, बिजनेसमैन थे, सब एंजॉय कर रहे थे और फ्रीडम तरीके से रह रहे थे। जितने सारे बिजनेसमैन थे, स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स थे, पार्टिकुलर बिगेन टू रियलाइज द यूनिफॉर्म लॉज, स्टैंडर्ड वेट एंड मेजर्स एंड कॉमन नेशनल करेंसी वुड फैसिलिटेट द मूवमेंट एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड कैपिटल फ्रॉम द रीजन्स टू अनदर्स। इस तरीके से एक रिफॉर्म लेके नेपोलियन बोनापार्ट आ रहे थे। इतने सारे चेंज लाने के कारण नेपोलियन के जो आर्मी थे वो यूरोप में कहीं भी जाते थे, चाहे हॉलैंड हो, स्विट्जरलैंड हो, ब्रुसेल्स हो, मेंज हो, मिलन हो, वॉर्शो हो, उसको एक हरबिंजर की तरह मानते थे। बट ये जो एक एंथुजियाज्म था वो बहुत ही जल्दी हॉस्टिलिटी में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि जो नेपोलियन था वो लोगों को पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं दिया था। ऊपर से जो टैक्स था उसको इंक्रीज कर दिया था और सेंसरशिप लगा दिया था। इसीलिए ये जो एंथुजियाज्म था नेपोलियन को भगवान मानने का या फिर मसीहा मानने का, वो लोगों ने बंद कर दिया और ये सारे की सारी चीज़ हॉस्टिलिटी में बहुत जल्दी बदल गया। इस तरीके से जो लोग नेपोलियन बोनापार्ट को अपना हीरो या मसीहा समझते थे वो अब दुश्मन समझना शुरू कर दिया। थैंक यू।